हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को बधाई। सी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के पेपर्स भी पूरे हो गए हैं और मैंने जैसा कि आपको बोला था कि मैं पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन जब तक पूरे एग्जाम्स ख़त्म नहीं होते तब तक अपलोड नहीं करता। तो ये वीडियो मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रख लिया था, बट द प्लानिंग वॉज दैट ओनली कि जब तक आपका एफएमएसएम ख़त्म नहीं होता तब तक कोई भी सॉल्यूशन आपको ना दिए जाएँ, अदरवाइज़ आप उसकी वजह से दूसरे पेपर को बिगाड़ देते हो। तो आइए एक बार फिर से आपको बधाई हो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम पूरे करने के लिए। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जो हमारा कॉस्टिंग का पेपर है उसका जो एमसीक्यू पार्ट है। मैंने एक रिव्यू वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि 3 क्वेश्चंस वर रॉन्ग, 3 इंटू 2 6 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स भी मिलना चाहिए, बट ये तो मैंने बता दिया था। अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि ऐसा क्यों, और फिर तुम भी समझना और मुझे बताना फिर वीडियो में कमेंट करके कि तुम भी एग्री करते हो कि मिस्टेक्स थी या नहीं। तो आइए पूरे के पूरे 15 एमसीक्यूज़ के आंसर चेक करते हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, समझते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हुए। आइए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले केस सिनेरियो नंबर 1। अब केस सिनेरियो नंबर 1, कोई भी केस सिनेरियो हम पढ़ते हैं तो पहले उसकी रिक्वायरमेंट को जाके देखते हैं। तो यहाँ पर था एट व्हाट क्वांटिटी ऑफ परचेज ऑफ बैटरी ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कब इक्वल होती है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। तो ईओक्यू यहाँ पर निकालना था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेजेस एज पर द क्वांटिटी कैलकुलेटेड ऑन अबव। तो ईओक्यू के लेवल पर टोटल कितनी कॉस्ट आपकी आ रही है, जिसमें परचेज ऑर्डरिंग कैरिंग सब कुछ आ गया, ठीक। टोटल एनुअल कॉस्ट बोल दिया ना। उसके बाद अज्यूम द कंपनी इज विलिंग टू टेक 15% रिस्क। ये लाइन पढ़ते ही मुझे ध्यान आ गया कि ओल्ड स्टडी मटेरियल में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था स्टॉक आउट का, जिसमें हम देखते थे कि कितने दिन में डिलीवरी हो रही है, उसके हिसाब से कंपनी कितना रिस्क लेना चाहती है, अकॉर्डिंगली वो अपना सेफ्टी लेवल रखती है और अकॉर्डिंगली हम री ऑर्डर लेवल या पॉइंट निकालते हैं। तो ये सिमिलर देखा हुआ क्वेश्चन था। 15% रिस्क, 5% रिस्क। थर्ड और फोर्थ पार्ट में सिमिलर था, बस एक जगह 15% था, एक 5% था। और पार्ट नंबर 5 में बोला था कि अगर 5% का रिस्क लिया है तो ऑर्डरिंग और कैरिंग का जो कॉस्ट है आपका वो कितना आएगा। तो ठीक है, ये होगी रिक्वायरमेंट। अब जाके हम लोग क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। आइए, स्काईलार्क इलेक्ट्रॉनिक कंपनी असेंबल एंड सेल द लैपटॉप। तो ये लोग लैपटॉप बनाते हैं, असेंबल करते हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसमें बैटरी, बिल्कुल लैपटॉप में बैटरी लगती है, जिसकी मंथली रिक्वायरमेंट आपको 4500 बैटरी दिया हुआ है, और वो अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट जो है 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं। तो अभी जो उनका करंट आरओक्यू होगा वो ऐसा बोल सकते हो आप कि भाई 4500 अगर महीने में चाहिए तो साल भर में कितना चाहिए? 54,000। तो ये हो गया एनुअल रिक्वायरमेंट। और 10 बार में बुलवाते हो, मतलब अभी का जो आरओक्यू होगा वो 5400 का होगा, ऐसे ही हो ना। 54,000 10 नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं 10, तो 5400 पर ऑर्डर, ठीक है। द बैटरीज आर यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर ऑन अ 360 डेज बेसिस। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 9,000 एंड द कैरिंग कॉस्ट इज 37.5% पर एनम, पर यूनिट पर एनम। द हाई कैरिंग कॉस्ट वॉज बिकॉज कि हमें उसे केयरफुल कंट्रोल टेम्परेचर में रखना पड़ता है और ह्यूमिड कंडीशंस में, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, और उसका इंश्योरेंस कॉस्ट भी काफ़ी हाई है। डिलीवरी ऑफ द बैटरी फ्रॉम द वेंडर जनरली टेक 6 डेज। तो जनरली जब हम बैटरी परचेज करते हैं तो हमारा सप्लायर जब हमें बेचता है ना, ऑर्डर करने से 6 डेज के अंदर हमको बैटरी मिल जाती है ऑन एन एवरेज, ठीक है। लेकिन कभी कभी डिले होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 डेज तक भी मिल सकता है। मतलब डिले हुआ तो 6 की जगह 7 दिन में मिलेगा, या 8 दिन में, या 9 दिन में, या 10 दिन में। मैक्सिमम 10 दिन में तो मिल ही जाता है। द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ देयर अकरेंस, ये एक अलग तरीका है आपके री ऑर्डर पीरियड को शो करने का, कि भाई 70% चांसेस हैं कि हमारा 6 डेज में डिलीवरी हो जाएगा। कितने? 70% चांस है। 15% चांसेस है कि 1 दिन का डिले होगा, और 5% चांसेस है कि और 2 दिन, मतलब 6 की जगह 8 डेज में आएगा, और 5% चांसेस है कि 9 डेज में आएगा, और 5% चांसेस है 10 डेज में। तो अगर आपने मेरी क्लासेस में कॉम्प्रिहेंसिव बुक में क्वेश्चंस किए हैं तो ये वाला क्वेश्चन हमारा पेपर में जो आया है ये इंक्लूड था। हालांकि स्टडी मटेरियल में से इसको रिमूव कर दिया न्यू सिलेबस में, फिर भी मैंने रखा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अच्छी वैरायटी थी और स्टॉक आउट को बहुत अच्छे से समझाता था ये, ठीक। तो अब आपको सबसे पहले तो बताना है कि क्या क्वांटिटी ऑफ बैटरी आपको परचेज करनी चाहिए जहाँ ऑर्डरिंग और कैरिंग बराबर हो जाता है। मतलब हमें निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट, ये रहा 2। एनुअल रिक्वायरमेंट हमने ऊपर निकाली 54,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमको 9,000 दी है, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकालेंगे? एक बैटरी 800 रुपये की है और कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज है 37.5, ये रहा 37.5। अभी आप कैलकुलेटर में चेक करके देखो 1800 आ रहा है कि नहीं। 2 इंटू 54,000 इंटू 9,000 डिवाइडेड बाई 800 डिवाइडेड बाई 37.5%, स्क्वायर रूट
सर 1800, विच इज ऑप्शन सी। सर आपने तो बोला था गलत था। नहीं, ये वाला एमसीक्यू बिल्कुल सही था, इसका ऑप्शन भी गिवन है सी, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। नाउ व्हाट विल बी द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेजेस एज पर द क्वांटिटी कैलकुलेटेड इन अबव। बहुत क्लैरिटी से नहीं बोला उसने कि परचेज के अलावा ऑर्डरिंग कैरिंग भी निकालना है कि नहीं, तो हमने पहले सिर्फ परचेज कॉस्ट निकाल के देखी। हमने देखा परचेज कॉस्ट है 4500, हम एक बार में बुलवाते हैं, ऐसा साल भर में हमको टोटल 54,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, और 800 रुपीज़ हमारा परचेज प्राइस है एक बैटरी का। मतलब जो टोटल 54,000 बैटरीज आ रही, तो आई विल राइट 54,000 इन द कैलकुलेटर इंटू 800 रुपीज़, तो 4 करोड़ 32 लाख। पर जैसे हमने देखा कि 4 करोड़ 32 लाख यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो हमको समझ में आ गया कि क्योंकि वो टोटल एनुअल कॉस्ट बोल रहा है, मतलब परचेज के अलावा जो परचेज के आजू बाजू वाली कॉस्ट होती है, ऑर्डरिंग और कैरिंग, वो भी निकालना है। और वैसे भी जनरली ईओक्यू के बाद जब टोटल कॉस्ट निकालनी होती है, तो परचेज के अलावा ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉमन सेंस वाली बात है। तो अकॉर्डिंगली हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाला 54,000 क्वांटिटी और एक बार में 1800 क्वांटिटी, तो इन दोनों को डिवाइड करके नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल गए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स को ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया तो 2,70,000, और 2,70,000 कैरिंग भी आएगा क्योंकि ईओक्यू पर कैरिंग और ऑर्डरिंग सेम होते हैं। तो फिर हमने लिया ऑर्डर का साइज अपॉन 2, ईओक्यू अपॉन 2, जिससे निकल गया एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री को CCPUPA से मल्टीप्लाई किया। CCPUPA कैसे आया, 800 इंटू 37.5% करके देखो कैलसी में, 800 इंटू 37.5% इज द कैरिंग कॉस्ट, 300 रुपीज़ आ रहा है। तो एवरेज इन्वेंट्री इंटू CCPUPA, हमारा आंसर 270। जब हमने इन तीनों का टोटल किया 4 करोड़ 32 लाख प्लस 2,70,000 प्लस अगेन 2,70,000, तो 4 करोड़ 37,40,000, ऑप्शन बी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझे क्या? चलो भाई नेक्स्ट। अब यहाँ से असली खेला शुरू होता है। अज्यूम दैट कंपनी इज विलिंग टू टेक 15% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। कितना सेफ्टी स्टॉक रहेगा और रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर पॉइंट का मतलब होता है रीऑर्डर लेवल। मुझे एक बात बताइए, वैसे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है रीऑर्डर लेवल का, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है सेफ्टी या मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ बेयर मिनिमम रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन के बराबर। मतलब 6 दिन में, 6 डेज में जितना कंज्यूम हो रहा है उतना रीऑर्डर लेवल पर तो आपको ऑर्डर कर ही देना चाहिए। ये तो बेयर मिनिमम है, विदाउट सेफ्टी, जीरो सेफ्टी पर भी। तो जैसे कि 54,000 यूनिट्स कंज्यूम हो रही है, ठीक है, और साल में 360 डेज हैं, तो बताओ एक दिन में कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है ऑन एन एवरेज? सर 150 यूनिट्स। और लीड टाइम कंजम्पशन का मतलब होता है एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो एवरेज लीड टाइम है हमारे पास 6 डेज का, तो 6 डेज को अगर मैं 150 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आता है, 900। ये मेरा कहलाया लीड टाइम कंजम्पशन, लीड टाइम कंजम्पशन। मतलब 900 के लेवल पर भी तुम ऑर्डर नहीं कर रहे हो तब तो जरूर स्टॉक आउट होगा, लेकिन 900 के लेवल पर ऑर्डर करोगे ना तो 70% केसेस में स्टॉक आउट नहीं होगा, क्योंकि 6 दिन में तो सामान आ जाता है ना। तो जब तक तुम्हारा वो पूरा स्टॉक खत्म होगा, जैसे वो खत्म होगा और तुम्हारा नया ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन मुझे बताइए, क्या यहाँ मैंने कोई सेफ्टी रखी? अगर मैंने 900 का रीऑर्डर लेवल रखा है तो देयर इज नो सेफ्टी। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को? समझो, अगर मैंने 6 दिन में जितना यूज़ मेरी फैक्ट्री में होता है, अगर उतने का रीऑर्डर लेवल रखा है, मतलब 900 यूनिट्स के आते ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, तो अगला ऑर्डर आने तक वो 900 यूनिट यूज़ हो जाएंगी, और जैसे ही वो 900 यूनिट यूज़ होंगी नया ऑर्डर आ जाएगा, तो कोई स्टॉक आउट नहीं होगा। लेकिन ये तो तब है जब कट टू कट चल रहा हो, एकदम कट टू कट। पर मान लीजिए तुम्हारा सामान एक दिन भी लेट आया, तो क्या तुम्हारा प्रोडक्शन रुक जाएगा क्योंकि मटेरियल खत्म हो जाएगा? यस, उसी को तो स्टॉक आउट बोलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 70 को छोड़ दो तो वैसे तो टोटल 30% रिस्क है। अगर आप कोई सेफ्टी नहीं रखोगे तो 30% चांसेस है कि स्टॉक आउट होगा। कॉन्सेप्ट को समझो, अगर आप बिल्कुल भी सेफ्टी लेवल नहीं रखोगे, मिनिमम स्टॉक लेवल कुछ भी नहीं रखोगे, 900 का रीऑर्डर लेवल रखोगे, तो 30% चांसेस है कि आपका स्टॉक आउट होगा। पर जैसे जैसे मैं सेफ्टी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे रिस्क कम होता जाएगा। अब क्वेश्चन जो हमारा थर्ड MCQ आया, उसने बोला कि कंपनी सिर्फ 15% रिस्क लेना चाहती है। अच्छा, 30% नहीं लेना चाहती, केवल 15% लेना चाहती है। मतलब कंपनी चाहती है कि 8 दिन में, 9 दिन में, 10 दिन में गुड्स आए तो होने दो स्टॉक आउट, कोई बात नहीं, बट 7 दिन में गुड्स आता है ना, वो वाला रिस्क मुझे नहीं लेना। मतलब आउट ऑफ दिस एंटायर 30, ये 15% का रिस्क हमें नहीं लेना।
तो मतलब बाकी 15% की आपको सेफ्टी रखनी है। ये सेफ्टी तब मेंटेन हो पाएगी जब आप एक दिन में जितना यूज़ करते हो ना उतने को सेफ्टी लेवल रख दो। मतलब 900 के साथ अगर मैं 150 और जोड़ दूँ और 1050 का रीऑर्डर लेवल रख दूँ, तो अगर 6 दिन में गुड्स आ भी जाएगा तो 150 एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा। लेकिन कभी एक दिन अगर लेट आया गुड्स तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना, 7 दिन में भी गुड्स आएगा तो भी स्टॉक आउट नहीं होगा। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अगर 15% का रिस्क कंपनी लेने को रेडी है, मतलब 85% अपने आप को सेव करना है। अब 70% तो ऑलरेडी सेफ है और 15% सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो एक दिन का सेफ्टी स्टॉक मैंने रख दिया 150 डेज। ये देखो ना सेफ्टी डेज कितने आ रहे हैं सर, आप 7 दिन तक की सेफ्टी चाहते हो, 6 दिन का तो वैसे भी आपको रखना ही रखना है, तो एक्स्ट्रा कितना रखोगे एक दिन का, तो दैट इज योर सेफ्टी स्टॉक लेवल ऑफ 1 डे 150। तो भाई 900 का रीऑर्डर लेवल तो बेयर मिनिमम है, जिसको हम लीड टाइम कंजम्पशन बोलते हैं। उसके अलावा जितना हम रीऑर्डर लेवल रख रहे हैं उसी को सेफ्टी लेवल बोलते हैं। तो उसके अलावा 150 और है, तो 150 कहला गया मेरा सेफ्टी स्टॉक और 1050 कहला गया रीऑर्डर लेवल। अब जैसे ही मैंने सेफ्टी स्टॉक देखा किसी ऑप्शन में 150 नहीं आ रहा, जैसे मैंने रीऑर्डर लेवल देखा तो एक ऑप्शन में 1050 आ रहा है। अब आप बोलोगे सर मैं ऑप्शन बी को टिक करके आया हूँ, ठीक है, बट भाई क्वेश्चन तो गलत है ना। आप बताओ क्या रीऑर्डर लेवल बड़ा और सेफ्टी लेवल छोटा हो सकता है? तुम लॉजिकली सोच के देखो, अगर तुम्हारा रीऑर्डर लेवल 1050 मैच भी कर गया ऑप्शन बी से, कॉमन सेंस लगा के देखो क्या कभी तुम्हारा सेफ्टी जो है तुम्हारे रीऑर्डर लेवल से बड़ा हो सकता है? अरे सेफ्टी स्टॉक में लीड टाइम कंजम्पशन जोड़ते हैं तो रीऑर्डर लेवल आता है, तो रीऑर्डर लेवल छोटा कैसे हो सकता है सेफ्टी से? सवाल नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर्स आर सेफ्टी लेवल 150, रीऑर्डर लेवल 1050। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। बिल्कुल स्टडी मटेरियल के ही आंसर है, मैं आपको बता रहा हूँ जो ओल्ड स्टडी मैट में दिया हुआ था। अब कुछ बच्चे ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि सर वो ओल्ड स्टडी मैट को ना हटा दिया ना इसलिए उसके आंसर एप्लीकेबल नहीं है। तो भाई एप्लीकेबल नहीं तो सही आंसर को जस्टिफाई तो करो, लॉजिक तो बताओ सही आंसर का। अगर तुम बोल रहे हो ऑप्शन बी सही है तो लॉजिक बताओ, अगर तुम बोल रहे हो ऑप्शन ए सही है तो लॉजिक तो बताओ उसका। देयर इज नो लॉजिक हियर विच वी कैन सी। इसलिए सर ये बिल्कुल 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 एम्बिग्युअस क्वेश्चन है, दिस इज इनकरेक्ट क्वेश्चन और इसमें ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है एवरीवन, चलो क्वेश्चन 4। सेम जैसे हमने 15% रिस्क लेने की बात करी तो वो कंपनी थोड़ी सी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखती थी। अगर कंपनी बोलती सिर्फ 5% रिस्क लेना, मतलब 95% अपने आप को सेफ रखना है, तो क्या करोगे आप? से 70% तो यहाँ तक सेफ हो और 15% यहाँ सेफ हो गए 85% और 5% और 5%, मतलब अगर आप 1 2 3 3 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखते हो तो आप 95% सेफ हो, केवल 5% का रिस्क है। तो ये थोड़ा और कंजर्वेटिव अप्रोच हो गई। तो ऐसे केस में मैं बोलूँगा कि अगर 5% रिस्क लेने की बात चल रही है तो आई विल टेक 3 days ऑफ सेफ्टी। बराबर है, 3 days ऑफ सेफ्टी मतलब 3 × 150 मतलब सेफ्टी स्टॉक लेवल हो गया 450 का। और सेफ्टी स्टॉक लेवल में जब हम लीड टाइम कंजम्पशन ऐड कर देते हैं, मतलब एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, तो हमारा रीऑर्डर लेवल आ जाता है 1350। अगेन सेम थिंग, चारों ऑप्शन को मैंने देख लिया, कहीं भी रीऑर्डर लेवल मेरा 1350 नहीं आ रहा। सर यहाँ आ रहा है ना, अरे सेफ्टी स्टॉक दिया है वो तो डेफिनेटली सब जगह गलत है। 450 भी कहीं नहीं आ रहा, 1350 भी कहीं मैच नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा पूरी तरह इनकरेक्ट है विदाउट एनी डाउट। ठीक है दोस्त, चलिए सर नेक्स्ट। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये क्वेश्चन भी वहां दिया था स्टडी मैट के उस क्वेश्चन में, ओल्ड स्टडी मैट में, कि 5% रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग। सर ऑर्डरिंग और कैरिंग का कॉस्ट तो हमने पहले ही निकाल दिया, तो वो क्यों बदलेगा? अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ। जब हम कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं तो हम क्या फॉर्मूला लेते हैं? एवरेज इन्वेंट्री इंटू CCPUPA। वहाँ जो एवरेज इन्वेंट्री नॉर्मली हम लेते हैं ना EOQ के क्वेश्चन में, वो सिर्फ उतना एवरेज इन्वेंट्री लेते हैं जो EOQ के लिए रेलेवेंट है। बट यहाँ अगर ये लाइन बोला है और उसके बाद आगे का काम बोला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये वाली लाइन बोला है पहले और उसके बाद ऑर्डरिंग और कैरिंग निकालने को बोला है, मतलब ज़रूर इसका कोई ना कोई यूज़ तो करना है। तो अब मैं बता दूं, जब हम 5% रिस्क ले रहे थे तो हमारा सेफ्टी लेवल था 450 का। तो अब हम जब एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे, हाफ ऑफ EOQ नहीं करेंगे, मिनिमम स्टॉक प्लस हाफ ऑफ EOQ। तो मिनिमम स्टॉक भी जोड़ा और फिर हाफ ऑफ ROQ लिया और फिर उस पर CCPUPA मल्टीप्लाई किया। समझे क्या?
अगर नॉर्मली ऑर्डरिंग कैरिंग बोला था तो मैंने तो ऊपर निकाला ही था 270, ये देखो 270 और उसका ऑप्शन भी मेरा मैच किया था। लेकिन क्वेश्चन 5 में नॉर्मल में नहीं बोल रहा है। जब हम 5% का रिस्क ले रहे हैं तब बताइए कैरिंग कॉस्ट क्या है। तो जब हम 5% का रिस्क ले रहे हैं तब हमारा सेफ्टी स्टॉक 450 यूनिट का है, तो हमारे एवरेज इन्वेंट्री में सेफ्टी स्टॉक भी इंक्लूड होगा और उसके बाद हम कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। तो 2,70,000 ऑर्डरिंग तो सेम रहेगा, लेकिन कैरिंग बढ़ जाएगा 4,05,000, क्योंकि यहाँ मैंने टोटल कैरिंग कॉस्ट ले लिया। मैंने कैरिंग कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ईओ क्यों नहीं लिया है, ओवरऑल कैरिंग कॉस्ट ले लिया है। और फिर जब हमने इनका टोटल किया 675 आ रहा है, वो भी हमारे पास ऑप्शन में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, जस्ट 1 मिनट। तो समझे मेरी बात को आप लोग, क्या बोल रहा हूँ। तो ये 6,75,000 भी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए ये भी, तो ये इस तरीके से 3 MCQ गलत हो गए। अब आते हैं केस सिनेरियो 2, जो बच्चों बोल रहे थे सर काफ़ी टफ था। तो यार थोड़ा सा अगर तुमने आरटीपी के क्वेश्चन किए होते ना तो तुमको थोड़ा सा सिमिलर वर्डिंग्स मिल जाती, बट कोई ना यार, इसीलिए बोलते हैं, मतलब देखो स्टडी मैट करके जाते हैं तो 60 नंबर तक का अच्छे से बन जाता है, पर अच्छे नंबर लाने होते हैं तो ऐसे जो थोड़े से हैवी क्वेश्चन आते हैं ना वो कहीं ना कहीं आरटीपी में करवाए होते हैं। तो आरटीपी पीवाईक्यू करके जाने का। एल्योर मेटलर्जी लिमिटेड इज अ स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि 2 ग्रेड ऑफ स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, ये 2 हैं। और उनका कॉमन रॉ मटेरियल आयरन यूज होता है 52 रुपीज़ पर केजी में। तो ये हो गया मटेरियल एक है, फिनिश गुड्स 2 हैं। यूसेज ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट ओवर द पीरियड, और रॉ मटेरियल सप्लायर टू द कंपनी चार्जेस 24,000 रुपीज़ पर ऑर्डर। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। और डिलीवरी है 1200 टन्स पर एनम। तो मतलब मटेरियल में एक लिमिट है, लिमिटिंग फैक्टर है कि 1200 टन से ज़्यादा मटेरियल आपके पास साल भर में नहीं मिलेगा। ठीक है, देयर इज नो अल्टरनेट सोर्स टू प्रोक्योर द मटेरियल, और मटेरियल सिर्फ एक ही सोर्स में से मिलता है। इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए कंपनी डिसाइडेड टू रिव्यू इट्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसी। आइए देखते हैं। फॉलोइंग फोरकास्टेड इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड। सर ये रहे दोनों प्रोडक्ट्स, सेल्स गिवन है दोनों का। फिनिश्ड गुड स्टॉक इंक्रीज समझते हो ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का नेट। तो जब मुझे सोल्ड यूनिट से प्रोड्यूस्ड यूनिट निकालना होता है ना, तो मैं उसमें क्या करता हूँ, क्लोजिंग जोड़ता हूँ और ओपनिंग माइनस करता हूँ। तो यहाँ भी मुझे अगर सोल्ड में से प्रोड्यूस निकालना होगा तो मैं इसमें सीधे इंक्रीज इन स्टॉक को ऐड कर दूंगा, तो सीधे वो चीज़ निकल जाएगी। अच्छा एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम तो भूल ही गए अपना अप्रोच की, पहले हमको MCQ पढ़ना चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स द कंपनी शैल प्रोड्यूस, मतलब सेल्स बजट से प्रोडक्शन बजट निकालना है। और रेशियो इन विच मटेरियल विल बी यूटिलाइज्ड फॉर दोनों प्रोडक्ट। तो टोटल कितना मटेरियल यूज़ हो रहा है और उसमें से पहले प्रोडक्ट के लिए कितना, दूसरे के लिए कितना, उसका परसेंटेज टर्म्स में आंसर देना है। ठीक है, कह रहा है मान लीजिए पूरा का पूरा 1200 टन हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो बताइए कि पहले प्रोडक्ट के लिए कितना यूज़ होगा और दूसरे प्रोडक्ट के लिए कितना यूज़ होगा। ऐसा 2 अलग अलग क्वेश्चन में पूछ लिया। 8 में पहले प्रोडक्ट के लिए पूछ लिया और क्वेश्चन नंबर 9 में दूसरे प्रोडक्ट के लिए सेम चीज़ पूछ ली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है सर हमारे पास कि परचेज पॉलिसी और प्रोडक्शन क्वांटिटी को दिमाग में रखते हुए बताइए दोनों ही प्रोडक्ट की मैक्सिमम कितनी यूनिट्स हमारी प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो विद द गिवन अवेलेबल मटेरियल कितनी मैक्सिमम यूनिट हम बना सकते हैं। अब आओ मेरे साथ समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैंने सेल्स बजट ले लिया। ठीक है सर, आपने सेल्स बजट ले लिया। सेल्स बजट में चेंज इन द स्टॉक को ऐड कर दिया, मतलब प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का नेट मुझे गिवन है, दोनों को ऐड किया तो देखो ये वैल्यूज आ रही हैं आपकी। हाँ सर ये आ रही, ये क्या कहला गया, प्रोडक्शन बजट। लेकिन अगली लाइन में क्वेश्चन कह रहा है पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट। इसका मतलब ये जो प्रोडक्शन बजट है ना, ये तो रिजेक्शन के बाद वाला है, आफ्टर रिजेक्शन वाला है। मतलब आपने बनाया ज़्यादा होगा, बनाने के बाद रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट होने के बाद जो अच्छे वाले बचे उसमें से सोल्ड होता है ना। तो मुझे बताइए आपने बनाया कितना होगा। तो अगर 3% प्रोडक्शन प्रोजेक्शन रेट है तो ये जनरली किस पर होता है, ये परसेंटेज जितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई है उस पर होता है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस हुई हैं तो उसमें से गुड वाली यूनिट 97 और 3% हमारा लॉस है। तो ये हमारे 97% के बराबर है। देखो 3% लॉस है, 97% गुड यूनिट है। तो 57614 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 97% से, तो आंसर आ रहा है 59395.8, जिसको राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो 59396। ये समझे क्या। सिमिलरली दूसरे प्रोडक्ट में चलता हूँ मैं, यहाँ 7% रिजेक्शन होता है, मतलब रिजेक्ट होने के बाद जो गुड वाली यूनिट बची है वो टोटल की 93% है। तो 87,250 को 93% से डिवाइड किया तो 93,779.57 आ रहा है, जिसको मैं 93,780 भी बोल सकता हूँ। अब सुनो, आयरन यूसेज इन केजी। तो सर
एक यूनिट बनाने में, फिनिश गुड्स की एक यूनिट बनाने में 5 किलो लगता है आयरन और इसमें 8 किलो लगता है, इसमें 5.5 इसमें 8। तो एक काम करते हैं, इसको 5.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि ये पता चल जाएगा कि नेट कितना मटेरियल यूज करना है हमको। तो सर इतना मटेरियल यूज करना है, अच्छा राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये आपका मटेरियल यूसेज आ जाएगा। जैसे ही मटेरियल यूसेज आ गया, अगला मैंने लाइन पढ़ा, आयरन का भी वेस्टेज है। अच्छा मतलब मैं जो परचेस करके लाता हूँ पूरा यूज नहीं कर पाता, थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। तो अगर मुझे इतना यूज करना है तो परचेस कितना करना पड़ेगा? सर ये 92% से डिवाइड कर दो। ये देखो जितना मैं परचेस करता हूँ उसमें 8% लॉस होने के बाद ये 92% बचता है। तो ये 326678 ये मेरी परचेस क्वांटिटी का 92% है। तो अपॉन 92% करूंगा तो 355,084 पॉइंट समथिंग इतना मटेरियल रिक्वायर्ड, ये मुझे पता चल जाएगा कि इतना मटेरियल मुझे एक्चुअली लगाना पड़ेगा। फिर उसमें से 8% लूज होगा, तब जाके इतना यूज होगा, तब जाके इतना गुड्स बनेगा। तो इट्स नॉट ट्रांजिट में खराब हो गया, मटेरियल है मेरे पास, जब मैं प्रोसेसिंग में लगाता हूँ तो उतना वेस्टेज निकल जाता है, वेस्टेज है ये, ठीक है, प्रोसेसिंग का वेस्टेज। तो मुझे इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। यहाँ मैंने 89% से डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि 100 में से 11 चला गया तो ये 89 बचा। तो इसको 89% से डिवाइड करेंगे तो कितना परचेज करना है ये पता चल गया। अब देखो जब मैंने दोनों का टोटल देखा तो आ रहा है 1198। अरे भाई तो जबरदस्ती हम लिमिटिंग फैक्टर बोल रहे थे। हमारे पास 1200 टन मतलब 12 लाख किलो आयरन अवेलेबल है साल भर में, और हमें 1198 की ही जरूरत है। तो क्या जितनी डिमांड है उसके लिए कम है मटेरियल मेरे पास? नहीं, सफिशिएंट मटेरियल है, जितना चाहिए उससे ज्यादा ही मटेरियल आपके पास है। मतलब कोई लिमिटिंग फैक्टर ऐसा सच नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने की वैसी लाइनिंग दी थी। अब सुनो, ये जो मटेरियल यूज हो रहा है टोटल, इसमें कितना फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए हो रहा है, कितना सेकंड प्रोडक्ट के लिए, परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या? सर इसको आपने इससे डिवाइड किया होगा, इंटू 100 कर दिया होगा, इसको इससे डिवाइड किया होगा, इंटू 100, ये परसेंटेज आ गया। अब एक एक करके एमसीक्यू करते हैं। कितनी मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी? भाई प्रोड्यूस करूंगा उसमें से रिजेक्ट होगा और उसके बाद फाइनल प्रोडक्शन मिलेगा, तो प्रोड्यूस कितनी करनी पड़ेंगी? सर प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी मुझे 59396 और 93778, 59396 और 93780। समझ रहे हो मेरी बात? 93780। उसके बाद उसमें से रिजेक्शन होने के बाद नेट प्रोडक्शन आएगा। तो सर हमें ऑप्शन में ये वाला लेना चाहिए या ये वाला लेना चाहिए? प्रोड्यूस्ड तो ये है, आफ्टर रिजेक्शन नेट प्रोड्यूस्ड ये है, और यहाँ हमसे प्रोड्यूस्ड पूछ रहा है कि कितना हमें प्रोड्यूस करना है, तो ग्रॉस वाला लिया जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी। नाउ लिसन, द रेशियो इन विच मटेरियल वाज यूटिलाइज्ड, ये तो ऊपर परसेंटेज मैंने निकाला, ये 29.64, 70.36। अब सुनो भाई, वो कह रहा है मान लो तुमने 1198,000 जो टन्स था वो यूज किया था ऊपर, मान लो 1198 नहीं, तुम पूरा का पूरा 1200 टन यूज कर रहे हो। तुम्हें लगा कि यार ये 2 टन क्यों बचा देना, या 2000 किलो जो बचा है उसको क्यों वेस्ट करना, पूरा का पूरा यूज कर लेते हैं। तो तुमने पूरा यूज कर लिया मटेरियल। तो अब वो तुमसे कह रहा है कि अगर तुम सेम प्रोडक्शन मिक्स रखना चाहते हो तो बताओ तुमने पहले प्रोडक्शन को बनाने में कितना मटेरियल यूज किया और दूसरे में कितना। मुझे एक बात बताइए, ये जो 1198 निकला था इसका मुझे रेशियो ऑलरेडी पता था, 355085 और 842966। अब अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 1198 की जगह 12 लाख यूज कर रहा हूं, तो यार 12 लाख केजी को भी उसी रेशियो में बांट दो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले प्रोडक्ट में इतना मटेरियल लगाना है और दूसरे प्रोडक्ट में, तो ताकि सेम प्रोडक्शन मिक्स आपका मेंटेन रहेगा। समझ गए? तो जिस रेशियो में आपका एक्चुअल कंजम्पशन था 12 लाख को भी उसी रेशियो में बांट दो। तो पहले वाले प्रोडक्ट के लिए आएगा 355663 रेशियो में बांटने के बाद, और दूसरे के लिए आएगा 844337 जो कि है हमारा ऑप्शन डी। ये सब तो ऑप्शन में गिवन है, ये गलत नहीं है एमसीक्यू भाई, ठीक है। अब सुनो, कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट कंपनी विल प्रोड्यूस। अभी तो तुमने ये बोल दिया कि कितना कितना मटेरियल लगेगा, 12 लाख केजी, दोनों में कितना कितना लगेगा, पर वो जो तुम टोटल मटेरियल लगाओगे उसके बाद एक्चुअल में कितनी यूनिट बनेंगी? सर जितनी बनी थी उससे थोड़ी ज्यादा बनेंगी ना। देखो यहाँ कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ हो रही थी सर 59396 और 93780। कब हो रही थी? जब इतनी मटेरियल यूज कर रहे थे। अब 2000 किलो ज्यादा मटेरियल यूज करोगे तो ये यूनिट भी थोड़ी बढ़ेगी ना, तो कितनी होगी ये तुमसे पूछ रहा है। तो मैंने बोला फिर से टेबल बना देता हूँ, इतना इतना मटेरियल हमने यूज किया जो हमने पिछले पार्ट में निकाला, 8% लॉस होगा, यहाँ 11% लॉस होगा, मतलब इतना नेट मटेरियल यूज हो पाएगा, इतना नेट मटेरियल यूज हो पाएगा, उसमें से 5.5 और 8 इतना इतना कंजम्पशन है, तो इतनी इतनी यूनिट हमारी बन पाएंगी। और ये भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इसमें भी रिजेक्शन तो बाद में होगा, बिफोर रिजेक्शन वाली नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, विच इज ऑप्शन बी। और जैसे कि मैंने बोला प्रोड्यूस्ड अगर पूछ रहा है तो हमें ग्रॉस प्रोडक्शन बताना है, बिफोर रिजेक्शन वाला, ठीक है। आइए, इसके साथ केस सिनेरियो हमारे हो गए 10 के 10 एमसीक्यू। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11।
इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो बोल रहा है नंबर ऑफ पेडल रिक्वायर्ड टू बी परचेज, तो ये भी मुझे बजट चैप्टर का ही दिख रहा है क्योंकि मंथ वाइज यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज बाइक जनवरी में, फरवरी में और मार्च में, ये हमारा सेल्स बजट है, एस्टिमेटेड टू बी सोल्ड लिखा है ना। कंपनी की पॉलिसी है कि वो 20% ऑफ द सेल्स एज अ क्लोजिंग स्टॉक रखते हैं। अरे वाह, बढ़िया हो गया ये तो। नाउ ईच यूनिट ऑफ एक्सरसाइज रिक्वायर्स 2 यूनिट ऑफ पेडल, तो एक साइकिल में 2 पेडल लगते हैं ना, तो पेडल हमारा मटेरियल या कंपोनेंट हो गया, तो हमें नंबर ऑफ पेडल बताना है। मैं बोलूँगा जितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ पेडल मिल जाएगा। अब बताओ कब का, ये जनवरी का। क्या आप मुझे जनवरी का प्रोडक्शन बजट बताओगे? सर ये रहा जनवरी का सेल्स बजट। सेल्स में मुझे जोड़ना होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे निकलेगा? अगले महीने का 20%, तो 1800 का 20% किया तो 360 क्लोजिंग निकल गया। भाई अगले महीने की सेल का 20% इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये निकल गया। सर ओपनिंग कैसे निकलेगा? गिवन ही नहीं है। एक बात बताओ, जनवरी का जो सेल्स का 20% करता हूं तो वो पिछले महीने का क्लोजिंग रहा होगा, वही इस महीने का ओपनिंग भी हो गया होगा। अच्छा, तो इसी 1500 का अगर मैं 20% कर देता हूं तो वो दिसंबर का तो क्लोजिंग है लेकिन जनवरी का तो ओपनिंग बन जाएगा ना। तो 1500 का 20% 300। अच्छा गॉट इट सर। तो ये रहा सेल्स, क्लोजिंग ऐड किया, ओपनिंग लेस किया, ये आ गया प्रोड्यूस्ड। उस प्रोड्यूस्ड में 2 पेडल्स मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ पेडल रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो सर एक फुल्ली इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है और आपका मटेरियल इतना इतना इशू हुआ है फैक्ट्री मेंटेनेंस में, मतलब 30,000 WIP में गया है और 20,000 फैक्ट्री मेंटेनेंस में गया है और इतने इतने अकाउंट आपके मेंटेन्ड हैं। तो बताइए विच अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर द इशू ऑफ द मटेरियल। एक बात बताओ भाई, अगर तुम मटेरियल इशू करते हो तो जो प्रोडक्शन वाला मटेरियल है वो तो WIP में जाता है, तो WIP डेबिट होता है, और जो मेंटेनेंस वाला मटेरियल है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाता है। मतलब एक तो WIP डेबिट होगा और एक तो प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट होगा, मतलब 2 and 3। क्या कोई ऑप्शन में दिया है 2 and 3? ये रहा 2 and 3। अरे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था सर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से। नाउ सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन, एक लॉरी मतलब ट्रक 15 टन ऑफ लोड लेकर स्टेशन X से निकलता है, 5 टन वो स्टेशन Y में छोड़ देता है और बाकी बचे हुए 10 टन स्टेशन Z में छोड़ता है। रिटर्न आते समय वो स्टेशन X तक पूरा लोड ऑफ 8 टन लेकर आता है, मतलब बीच में कहीं नहीं रुकता, स्टेशन Z से निकला पूरा 8 टन लेकर स्टेशन X में। द डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y, Y एंड Z एंड Z एंड X आर गिवन। अच्छा मतलब ट्राइंगल बन रहा होगा। तो बताइए एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कमर्शियल टन किलोमीटर। भाई सेम एग्जांपल हम लोग क्लास में लेते भी हैं जब हम एब्सोल्यूट और कमर्शियल को समझते हैं, इससे भी ज़्यादा हैवी वाला ही लेते हैं, तो ये तो और इजी आया हुआ है। अब देखो मैं इसको ना डायग्राम बनाऊंगा तो फटाफट हो जाएगा। X से Y गए हम लोग कितना टन लेकर? सर 15 टन लेकर। तो यहाँ 15 टन लोड लिया और यहाँ 15 में से 5 अनलोड कर दे तो बचा 10। बाकी रिमेनिंग Y से Z गए हम लोग 10 टन लेकर, और फिर वापस Z से जब X आए, Z से X तक जब हम आए ना तो यहाँ 8 टन का लोड किया और सीधे जाके यहाँ 8 टन उतारा, बीच में कहीं नहीं रुके। X से Y का डिस्टेंस भी दिया है, Y से Z का डिस्टेंस भी दिया और Z से X का डिस्टेंस भी दिया हुआ 80 किलोमीटर। तो क्या करूँगा मैं? सर 15 टन फॉर 50 किलोमीटर बराबर है, फिर 15 में से 5 उतार दिया तो 10 टन फॉर रिमेनिंग 60 किलोमीटर, और रिटर्न आते समय टोटल 80 किलोमीटर हो रहा है ना 8 टन लेकर, तो 8 इंटू 80 तो 1990, ये मेरा आ रहा है एब्सोल्यूट टन, विच इज ऑप्शन बी ओनली। तो यहीं से मेरा आंसर आ चुका था, कमर्शियल निकालने की जरूरत नहीं थी मुझे, क्योंकि और कहीं 1990 नहीं दिया ना पहले ऑप्शन में। सर ये दिया तो है, अरे तो वो तो कमर्शियल में दिया है, एब्सोल्यूट में तो यही दिया है ना। अब सुनो कमर्शियल कैसे निकालते हैं, सारे डिस्टेंसेस का टोटल करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? सर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग एवरेज लोडिंग के साथ। तो टोटल कितना डिस्टेंस है? 50, 60, 110 और 80। सर 190 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और लोड कितना कितना था? कभी 15 टन का लोड, कभी 10 टन का लोड और कभी 8 टन का लोड। तो 15, 10 और 8 तीनों का सिंपल एवरेज कर दिया, 15, 10 और 8 सिंपल एवरेज किया तो 11 टन आ रहा है। 11 टन फॉर 190 किलोमीटर, बताओ कितना आ रहा है? 2090। मैच करके 2090। क्वेश्चन 14, सर कंपनी फोरकास्ट करती है कि लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट उनका 12% से और 8% से बढ़ जाएगा आने वाले साल में। ठीक है, इफ द रेशियो बिटवीन मटेरियल एंड लेबर इज 5:3, बताइए मुझे सेलिंग प्राइस कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि सेम पीवी रेशियो मेंटेन रहे। जब भी ऐसा पीवी रेशियो का क्वेश्चन आता है ना भाई, तो आप 100 ले लो, क्या? इनिशियल सेलिंग प्राइस। अच्छा वेरिएबल ओवरहेड भी नील बोल रहा है, मतलब मेरे वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ 2 ही चीजें हैं। देखो जनरली वेरिएबल कॉस्ट में 3 चीजें होती हैं, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड नील है, मतलब मटेरियल और लेबर ही है। तो पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट 2 चीजों से बना है, मटेरियल और लेबर। किस रेशियो में? 5:3 में। अब सुनिए ध्यान से,
अभी का सेलिंग प्राइस अगर 100 मानता हूँ और अभी का पीवी रेशियो जैसा वो बोल रहा है 12% है, तो बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 100 माइनस 12 88। उस 88 में मटेरियल और लेबर 5:3 में, तो 55 और 33 5:3। अब ये 55 वाली चीज़ 8% महंगी हो जाएगी, मटेरियल बोला ना 8% महंगा, ठीक है भाई। और जो लेबर है तुम्हारा, लेबर कॉस्ट कितनी है 33, वो 12% महंगी हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नया मटेरियल नया लेबर, और दोनों को टोटल किया तो ये आ गया नया वेरिएबल कॉस्ट 96.36, समझे क्या। अब 96.36 की वेरिएबल कॉस्ट पर अगर 12% का पीवी रेशियो चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए सर। 96.36 को मैं 88% के बराबर मानूंगा अपॉन 88%, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। तो 96.36 डिवाइडेड बाय 88%, ये 38 नहीं है 36 है, तो 109.5। इसका मतलब आप समझ गए कि आपको अभी वाली जो 100 सेलिंग प्राइस है उसको 109.5 बनाना है, तो कितने परसेंट से बढ़ाना है सर, 9.5% से सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस हैज टू बी इंक्रीज बाय 9.5%, पर 9.5% तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिखा, तो जो नियरेस्ट ऑप्शन मिल गया उसको टिक कर दिया, विच इज फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेस का इजी क्वेश्चन आया था सर, एक स्पाइस प्रोसेस होता है दो प्रोसेस से, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, और पहले प्रोसेस में आपको इनपुट यूनिट 7500 kg दिया और आउटपुट इतना दिया है, एबनॉर्मल गेन दिया है, आपको नॉर्मल लॉस का परसेंटेज और एबनॉर्मल गेन की वैल्यू निकालनी है, टोटल एक्सपेंसेस भी आपको गिवन और स्क्रैप वैल्यू गिवन है। अब देखो मैं इनपुट ले लेता हूँ जिसमें मटेरियल ले लूँगा 7500 यूनिट, और मटेरियल लेबर ओवरहेड्स तीनों का कॉस्ट का टोटल मैंने यहाँ डाल दिया, क्योंकि भाई तीनों अलग अलग नहीं दिए, तो ये प्रोसेस अकाउंट का डेबिट साइड हो गया जो कि रफ में मैंने बनाया है। आउटपुट में मैंने 7275 ले लिया, और उसने बोला था एबनॉर्मल गेन 150 का आ रहा था, एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड में आता है, तो टोटल यूनिट हो गई 7650। अब 7650 में से आउटपुट अगर मैं हटा दूं तो बाकी बचा हुआ नॉर्मल लॉस है। अब उस नॉर्मल लॉस को एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट मैंने देखा तो 5% आ रहा है, 375 एज अ परसेंटेज ऑफ 7500 5% आ रहा है, तो एक चीज़ तो निकल गई, 5% मेरा सही आंसर है। लेकिन साथ में मुझे वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन भी निकालना है, और एबनॉर्मल गेन का वैल्यू होता है एबनॉर्मल गेन की क्वांटिटी इनटू कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कॉस्ट पर यूनिट भी निकालनी पड़ेगी। तो टोटल कॉस्ट ले ली हमने माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, कैसे निकला 375 यूनिट का नॉर्मल लॉस, 3 रुपए का स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस कर दिया अपॉन इफेक्टिव यूनिट्स, मतलब इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, ये भी ले लिया, तो 21 रुपीज कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है। इस 21 कॉस्ट पर यूनिट को मैंने जब 150 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 3150 रुपीज की एबनॉर्मल गेन की वैल्यू आ रही। यही 21 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आउटपुट की वैल्यू आएगी, पर मुझे वो चाहिए नहीं है, तो 3150 मुझे यहाँ मिल रहा है, इसलिए बी और सी में से कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन सी। तो दोस्तों इसके साथ एमसीक्यू पूरे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आया कि एमसीक्यू को कैसे कैसे हमने किया, एंड आउट ऑफ द 15 एमसीक्यूज 3 एमसीक्यूज आई एम सेइंग इट इज रॉन्ग, और वो 6 नंबर का ग्रेस मिलना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जैसे ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव पेपर में सॉल्व कर दूंगा तो उसका भी वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊंगा, ठीक है। सी यू ऑल, बाय बाय।